विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन विपक्ष ने सदन में खूब नारेबाजी की है। संस्थानों को बंद करने पर विपक्ष का विरोध देखने को मिला। सदन में नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सीएम पर सदन में झूठ बोलने के भी आरोप लगाए हैं। प्रदेश में संस्थानों को बंद करने के सवाल पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद किए गए संस्थानों को आवश्यकता अनुसार दोबारा शुरू किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने राजनीतिक मंशा के तहत खोले गए सभी संस्थान बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का जो आंकड़ा दिया गया वह झूठा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने का भी आरोप जो है वो लगाया है। और से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उस कार्यकाल में कितने संस्थान डिनोटिफाई किए गए, बंद किए गए, कितने संस्थान नए खोले और कितने संस्थानों की आपने नोटिफिकेशन की, इसके बारे में प्रश्न था। और आज तक हम जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आप सबके बीच में प्रस्तुत करते रहे वो आंकड़े सही मायने में हम ठीक प्रकार से पेश इसलिए नहीं करें क्योंकि जानकारी हमको दी नहीं गई थी। आज जो इस प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए, 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है, और संस्थान खोलने के पैरामीटर्स क्या है। और बार बार बहुत लंबा भाषण देते देते वो यही बाद में कहने लगे कि नीड बेस्ड। जब नीड बेस्ड की बात आई तो पहला प्रश्न तो ये पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश में नीड बेस्ड के लिए आपने असेसमेंट कब शुरू की थी? आप तो हिमाचल प्रदेश में शब्द जो है 11 तारीख को आपने ली थी, 12 तारीख को अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं था, सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी संस्थान खुले थे 1 अप्रैल के बाद के हमारी सरकार के लास्ट ईयर के, वो सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर जो हमारा लास्ट ईयर का था, जिसके लिए बजट प्रावधान किया था हमने, बजट प्रावधान के बाद संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किया। पहला प्रश्न यह होता है कि नीड बेस्ड का आपने असेसमेंट किया है कि नहीं किया है? किया ही नहीं। 11 तारीख दिसंबर को शब्द लेते हैं, 12 दिसंबर को वो सारे संस्थान बंद करने की आप उनकी डिनोटिफिकेशन की जो है वहां से आपने अनाउंसमेंट करते हैं। उधर लैंड सीलिंग विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने लैंड सीलिंग एक्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है, इसमें हिमाचल के लोगों के हित का ध्यान रखा गया है। आज बहुत से जो अलग-अलग जो हमारे नियम हैं उन नियमों में बहुत सी डिस्कशन लगी हुई है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन अवैध कटान के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है आज लंबा सेशन चलेगा और हम सब लोग तैयार होके आए हैं। सारे जितने भी नियमों के अंतर्गत जो चीजें लगी हैं उनमें हम सब लोग पार्टिसिपेट। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन अवैध कटान का मुद्दा सदन में मुख्य चर्चा का विषय रहा। विक्रम ठाकुर के मुताबिक अवैध कटान एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश के जनहित से जुड़ा हुआ है, जिसे गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। सरकार इस समस्या को अनदेखा कर रही है, जिससे पर्यावरण और लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। बहुत से जो अलग-अलग जो हमारे नियम हैं उन नियमों में बहुत सी डिस्कशन लगी हुई है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन अवैध कटान के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है आज लंबा सेशन चलेगा और हम सब लोग तैयार होके आए हैं। सारे जितने भी नियमों के अंतर्गत जो चीजें लगी हैं उनमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। विपक्ष द्वारा बाहर प्रदर्शन नहीं किया गया था, ये उम्मीद करी जा सकती है कि अंदर कुछ कभी कभी
प्यार से भी रहना चाहिए। अगर आप प्यार से रहेंगे तो दूसरों को लगता है कि आज प्यार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाके बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। आज बहुत वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने इंस्टाग्राम की फेक आईडी से उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है, जिसमें उन पर 10 से 15 दिनों में जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी विधायक ने धर्मशाला में चल रहे विधानसभा सत्र में पहली बार यह माना है कि उन पर चिट्टा गिरोह ने हमला किया है। उन्होंने उन पर पहले हुए हमले के लिए बीजेपी नेताओं को ही जिम्मेवार ठहराया है। ऐसे में अगर उन्हें कुछ नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेवारी बीजेपी विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। ने बंबर ठाकुर के ऊपर हमला किया और पुलिस के लोग जो है उसका हालचाल पूछने गए, पुलिस के अधीक्षक उनका हालचाल पूछने गए, डीजीपी हालचाल पूछने गए। तो क्या किसी के ऊपर हमला हो तो पुलिस को जो है उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये पहला विधायक हमने ऐसा देखा जिसका इतने घटिया विचार हैं कि किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, और पहली बार इस बात को आपने माना कि चिट्टा माफिया ने मेंबर के ऊपर हमला किया है। और ये हमला किसी और ने नहीं, इसी ने कराया है, इन्हीं भाजपा के नेताओं ने कराया है। अभी भी मुझे जान से मारने की धमकी मिली है कि 12-15 दिनों के अंदर जो है इंस्टाग्राम में डाला है, वो मैंने पुलिस को दिया है कि 12-15 दिनों का मेहमान है बंबर ठाकुर, इसको ख़त्म कर देंगे। उसके पीछे त्रिलोक जमाल है, और ऐसा यदि कुछ होता है तो त्रिलोक जमाल और इनका राष्ट्रीय नेतृत्व इसका जिम्मेदार होगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि डीजीपी साहब को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। वहीं संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में नगर निगम आयुक्त की अदालत में आज सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी के वकील बीआर ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि अवैध निर्माण का 50% हिस्सा गिराया जा चुका है। शेष निर्माण को गिराने के लिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। मस्जिद कमेटी ने याचिका में बजट की कमी का हवाला दिया। उनका कहना है कि अवैध निर्माण को गिराने का खर्च पूरी तरह से कमेटी उठा रही है, जिसके लिए रेवेन्यू जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अदालत ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च तक का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस दिन तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है संजौली मस्जिद का। तो इसमें लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी जेई कंसर्न ने, जिसका हमने आज रिप्लाई फाइल किया, और साथ में हमने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि इस केस को थोड़ा आगे एडजॉर्न किया जाए, क्योंकि हमने अभी रेवेन्यू एजेंसीज के पास अपनी करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज की एप्लीकेशन दी हुई है। तो बाय दैट टाइम वो डिसाइड हो जाएगी, फिर हम अपनी ओनरशिप का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश कर पाएंगे। तो कोर्ट ने हमें टाइम दिया, और साथ में प्रेसिडेंट मस्जिद संजौली कमेटी को भी कोर्ट ने टाइम दिया डिमोलिश करने का। 50% उन्होंने डिमोलिश कर दिया हुआ है, ऊपर की 3 मंजिलें, 50% बचता है। उसके लिए कोर्ट ने उन्होंने 15 मार्च तक का टाइम दिया। 15 मार्च को अगली हियरिंग है। 15 मार्च तक प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी संजौली ने कंप्लीट करना है जो डेमोलिशन का काम है 3 मंजिलों का ऊपर वाली का। बाकी हमने रेवेन्यू एजेंसी से तब तक के लिए करेक्शन करवा करके वो रिकॉर्ड पेश करना है कोर्ट में, और लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जैसा आप देंगे उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। ओनरशिप को लेकर के तो एप्लीकेशन कोई नहीं है, लेकिन हम कोर्ट को रिकॉर्ड सबमिट करेंगे रेवेन्यू एंट्रीज को करेक्शन के बाद कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक बकबूल उसका मालिक है प्रॉपर्टी का। बाकी यहाँ तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई चली हुई है। क्वेश्चन ऊपर की मंजिलों का डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, नीचे की मंजिलों का क्वेश्चन अभी एडजुडिकेट होना है कि वो अनऑथराइज्ड है, लीगल है, इलीगल है, कैसे है। सर लोकल एक थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे थे अपने एडवोकेट के थ्रू, जगतपाल के थ्रू, तो कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करी उनकी एप्लीकेशन। ये क्या करके कि ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन हम डिसमिस कर चुके हुए हैं, तो इसलिए जरूरत नहीं आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने की, तो कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करी उनकी एप्लीकेशन। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। जहां कांग्रेस शाह के बयान को भारत रत्न बीआर अंबेडकर का अपमान बता रही है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर तथ्यहीन राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में ऊना में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अंबेडकर जी के नाम पर कई योजनाएं शुरू की हैं और उनके नाम पर एक स्मारक का भी निर्माण किया गया है। कभी कांग्रेस के समय में उनको इतना मान सम्मान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना ने जिला ऊना के अध्यक्ष बलवीर चौधरी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 17 तारीख को संविधान के ऊपर चर्चा राज्यसभा के अंदर हो रही थी,
और माननीय देश के गृह मंत्री ने संविधान की चर्चा पर बोलते हुए 5 और 6 बार लगातार अंबेडकर जी का नाम लिया और कहा कि यदि इतना नाम यदि कांग्रेस के नेता यदि उनको सम्मान पूर्वक देते तो आज शायद इनके 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते। इतनी बात को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस ने पेश करने का प्रयास किया है, क्योंकि कांग्रेस अपने कुकृत्य सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर के इस देश को तोड़ने का जो कांग्रेस का प्रयास चल रहा है, उस कुकृत्य को छुपाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी की आड़ ले रही है। लेकिन ये इतिहास जानता है इस देश का कि अंबेडकर जी का यदि अपमान किसी ने किया तो ये कांग्रेस ने किया है। ये रोष प्रदर्शन जो हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो रोष प्रदर्शन किया है कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में कुछ बोला। उन्होंने अंबेडकर जी बारे में जो बोला सच बोला कि कांग्रेस ने हमेशा ही अंबेडकर जी का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना आज रोष प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में संविधान के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अंबेडकर जी को जो लेकर के जो रिकॉर्ड पेश किया, उसको लेकर के कांग्रेस चुप भी है, कांग्रेस बैकफुट पे है। इसी तरह हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में बात रखी, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी जवाब नहीं है। वहीं हमीरपुर में 2 अलग अलग मामलों में हमीरपुर न्यायालय में सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने दुष्कर्म और स्टॉकिंग के 2 अलग अलग मामले में दोषियों को सजा सुनाई। पहले मामले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया और 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दूसरे मामले में अदालत ने कॉलेज छात्रा का पीछा कर रहे आरोपी को दोषी करार दिया और अदालत ने दोषी को 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आज स्पेशल जज हमीरपुर श्री भुवनेश अवस्थी जी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट में जो दोषी था उसको सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 25 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है, तथा पीड़िता को धमकाने, जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में 506 सेक्शन के तहत 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना किया है, तथा उसको गलत तरीके से रोकने के जुर्म में सेक्शन 341 आईपीसी के तहत 1 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। ये जो केस था ये तकरीबन 2 साल पुराना है। इसमें जब पीड़िता अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, जब वो सुनसान रास्ते पे पहुंची तो दोषी ने उसके साथ गलत काम किया। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने तकरीबन 19 गवाहों को एग्जामिन किया और आज माननीय अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स थी उनको सही मानते हुए दोषी को सजा सुनाई। इसके अलावा स्पेशल जज हमीरपुर श्री भुवनेश अवस्थी जी की अदालत ने एक अन्य मामले में एक दोषी जो था उसे सेक्शन 354D स्टॉकिंग, क्योंकि वो वहीं ऊना के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत हो जाने के मामले को लेकर परिजन इंसाफ की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों ने ऊना पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मामले में अपने बयान को दर्ज करवाया है और जल्द से जल्द डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। सर ये है, एक तो वो लेडी मेरी परजाई थी, उसी के दारोमदार पे घर था। इस जो लेडी डॉक्टर है ना, ये स्वीकी जैन क्या नाम है इसका, इसने उसके साथ बहुत मिजाज किया। हमने भेजा था, हम पहले ही पंजाब से दुखी है, वहाँ हमारे कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम हिमाचल में भेजते आदमी को सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना है। इन्होंने गुमराह करके हमें भी पता नहीं चलने दिया, उसको लेके आज हम बयान देने आए हैं। अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार ना किया गया और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई ना की गई, ये जो सस्पेंड है 7 दिन के लिए, हम नहीं मानते। ठीक है जी। देखिए, ऐसे जैसे आप जानते हैं 2 दिन पहले दुखद घटना हुई, एक महिला की प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद मौत हुई और जैसे पता चला है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ऑपरेट किया था उसको जाकर वहाँ, अब उसकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से हुई, वो जो शिकायत भेजा था जिसके बेसिस पे सेक्रेटरी हेल्थ
पिछले कल ही महिला चिकित्सक को सस्पेंड कर दिया है और उसको इमीडिएटली डायरेक्टरेट में उसको हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है इसका। और इसके अलावा हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ग्रेस, इसकी भी गायनिकोलॉजिकल सर्विसेज को हमने ना सस्पेंड कर दिया है। तो मेरा डॉक्टर के खिलाफ जो सस्पेंशन है इंक्वायरी तक रहेगी कि कंटिन्यू ये सस्पेंशन हुई है? इस पर सस्पेंशन तो होती है तो उसको अभी कोई सरकारी काम नहीं कर पाएगी वो, और इसके दौरान पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और उस डिटेल्ड इंक्वायरी में जो भी आएगा निष्कर्ष निकलेगा वो आपको उस टाइम बता देंगे। क्या बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जो सर्जरी करते हैं ये डॉक्टर सरकारी, तो क्या ये लॉ होता है इनको? नहीं, लॉ नहीं। सरकारी जी, डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में ही ऑपरेट कर सकता है। जी। सरकार एक और अधिकारियों के लिए आवासीय भवन बनाने के लिए बजट का प्रावधान नहीं कर रही, वहीं दूसरी ओर धरातल पर ऐसे भी सरकारी आवासीय भवन हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ऐसा ही एक उदाहरण झड़ूता विधानसभा क्षेत्र के शहीद अश्वनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल झड़ूता के आवासीय भवन का है। रखरखाव की कमी के कारण इमारत खंडर होती जा रही है। लाखों रुपए से बनी इस 2 मंजिला इमारत में 4 कमरे वाले सेट में सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में शामिल है। कई साल से भवन और जमीन की स्कूल प्रशासन को खबर नहीं है, इसलिए जो है अनदेखी की वजह से ये इमारत जो है वो खंडर बन गया है। हमारे विद्यालय की जो आवासीय परिसर है जो बहुत ही खस्ता हालत में है, जिसको गिराया जाना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू की है और इस सबका जो केस बना करके हमने एसडीएम झंडूता को भेज रखा है। जल्द ही इसकी एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद जैसे ही हमें डिसमेंटल के ऑर्डर मिलते हैं हम इसकी ऑप्शन करके तुरंत इसको डिसमेंटल करवाएंगे, ताकि यहाँ जो अनुचित या वांछित गतिविधियाँ जो चलती रहती हैं वो ना हो। और यही खबर हमीरपुर से है, जहां एचआरटीसी डिपो की एक बस वर्कशॉप के डंगे से नीचे लुढ़क गए, जिससे बस पलटने से बाल बाल बच गई। हालांकि बस को काफी नुकसान पहुंचा है। हाइड्रा की मदद से बस को निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर डिपो की एक बस वर्कशॉप में जैसे ही रूट पर जाने लगी तो उसे जैसे ही स्टार्ट किया गया तो बस का एकदम प्रेशर बना और वह डंगे से नीचे लुढ़क गई। बस ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता तब तक बस डंगे में उतर गई थी और बस का एक टायर ऊपर ही फंसा रह गया। ऐसे में बस पलटने से बाल बाल बच गई, जिसके बाद हाइड्रा और क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। तो एचआरटीसी वर्कशॉप की जो ये बस है वो डंगे में फंस गई, जिसके बाद बस का एक टायर जो है वो फंस गया, जिसकी वजह से बाल बाल जो बस है वो बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुल्लू के कसौल वैली में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कसौल में विंटर कार्निवल चलेगा। कसौल घाटी में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन जो है वो किया जा रहा है। कसौल कार्निवल को लेकर अब प्रशासन द्वारा तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। कसौल में चल रहे अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि कसौल कार्निवल में आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। मीटिंग हुई थी जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि 25 से 31 तक हम कुल्लू महोत्सव का आयोजन करेंगे नगर परिषद। इसका वेन्यू जो हमारा मुख्य ढालपुर माल रोड है, जो कला केंद्र जो टी पॉइंट जंक्शन है, वहाँ पे स्टेज लगाया जाएगा। वहाँ से लेकर जो मेन ढालपुर रोड है वहाँ तक हमारे पास एरिया दिया गया, ढालपुर चौक तक का एरिया। जो हमारे दोनों साइड फुटपाथ होगा, हमारे 10 बाय 10 साइज़ के हमारे कैनपीज़ लगाई जाएंगी, जिनका खुली बोली के माध्यम से ऑक्शन कराया जाएगा। टोटल 70 कैनपीज़ वहाँ लगाई जानी है, जिसमें से कि 50 खुली बोली व जो 20 कैनपीज़ होंगी वो स्थानीय जो हमारे निवासी हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हो गए, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट या लोकल फ्रूट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके लिए रिजर्व रहेगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें कल्चरल हमारी कल्चरल नाइट्स भी होंगी, जो शुरू लगभग 3 या 4 बजे के आसपास होंगे और 10 बजे समाप्त होंगी। तो कल्चरल नाइट्स के लिए हमारे जो मेन सिंगर्स हैं वो भी हमने डिसाइड कर लिए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो हमने स्कूल की मीटिंग करी है, तो उसमें स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स आए और अन्य रिप्रेजेंटेटिव थे। तो सबसे पहले हमारा यही डिसाइड किया गया था कि हम स्कूल के बच्चों को मंच प्रदान करें।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।